Hello everyone, welcome to the video and we are going to discussing about the chapter that is secondary activity. So chapter को start करते हैं. All economic activity, namely primary, secondary, tertiary, quaternary, revolve around obtain and utilize resources. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी हमारी एक्टिविटी है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, इन सारी एक्टिविटी का यूज़ यूटिलाइज मतलब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए किया जाता है ताकि हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें. ठीक है, और इसलिए ये जो चारों एक्टिविटी हैं ये इम्पोर्टेंट है. सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? पहली वीडियो में आपने प्राइमरी एक्टिविटी को पढ़ा होगा, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास कच्चा माल होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, और इससे एक नया सामान बनता है. अगर समझ नहीं आया तो इट्स ओके, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी है हमारी, इसके अंदर कोई भी कच्चा माल लिया जाता है. ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब उसको एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है. ठीक है, और इस प्रोडक्ट के बनने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है. ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे कि कॉटन है. कॉटन का अगर बॉल है तो उसका यूज़ इतना नहीं होता है. ठीक है, उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो एक बॉल है, लेकिन जब वो एक सूत बन जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उससे हम क्या बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं. इसी तरीके से अगर आयरन ओर है हमारा तो उसका हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, और इस वजह से उसकी वैल्यू होती है वो कम होती है. लेकिन अगर उसका हम स्टील बना देते हैं, अगर बर्तन बना देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. यही सेकेंडरी एक्टिविटी है कि जब कच्चे माल होते हैं उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब उसका रिफॉर्म किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. और ये सारी चीज़ें हैं, ये या तो हमें ये फार्म से, फॉरेस्ट से, माइन से और सी से मिलती हैं. सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, चीज़ों का विनिर्माण होता है, प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है, या तो उसके अंदर कोई नई चीज़ बनाई जाती है या फिर पुरानी चीज़ों को दोबारा से बनाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व टू फुल एरे. देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हाथों से जो चीज़ें हम बनाते हैं, चाहे वो आयरन हो, ठीक है, स्टील हो, आयरन, या हमें कोई प्लास्टिक टॉय हो, ठीक है, या फिर हमें कोई कंप्यूटर कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, या स्पेस व्हीकल. मतलब ये है कि सुई से लेकर जो भी हम व्हीकल्स बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं. इसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है? एप्लीकेशन ऑफ पावर, मीन्स हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को बना सकते हैं. ठीक है, और उसका मास प्रोडक्शन, मतलब उस जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको ज़्यादा मात्रा में बनाना. ठीक है, और अच्छे लेबर, स्पेशलाइज लेबर, ताकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सके. मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट मे बी स्टिल वेरी प्रिमिटिव. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या तो नई पावर से बनाई जाती है, मशीनरी से बनाई जा सकती है, या फिर कोई भी पुरानी ठीक है, मतलब पुराने तरीके से बनाई जा सकती हैं. Most of the third world countries still manufacturing is literal sense of the term. It is difficult to present a full picture of all the manufacturing in these countries. ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ये वे कंट्री हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ है. इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, मतलब जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, इन कंट्री के सामने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना चीज़ों का. ठीक है, और ये कंट्री इन चीज़ों को बनाती हैं मतलब जिसमें जो कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनको बनाना आसान होता है. ठीक है, ये कंट्री वही चीज़ें बनाती हैं. आगे हम देख लेते पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स टू मेक बाय हैंड. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, ठीक है,
और इसमें हमारी मशीन से बनाई हुई चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके एक नया फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है और जिसकी वैल्यू होती है, अगर हम उसको बेचते हैं, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसको लोकल और डिसेंट दूर के बाज़ारों में बेच दिया जाता है। कंसेप्टली एंड इंडस्ट्री इज़ जियोग्राफिकल लोकेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और इसके अंदर जो हमारी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि अकाउंट की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, अकाउंट के रिलेटेड वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। इंडस ठीक है, ये जो इंडस्ट्री वर्ड है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसका यूज़ सिनोनिमस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, इसको हम सोचते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ होंगी, प्रोसेसिंग का काम होगा, लेकिन दूसरी ओर ऐसी बहुत सारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, जिनको हम इंडस्ट्री के नाम से बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो प्रोसेसिंग होती है और ना ही वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न स्केल, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे एक आपको क्राफ्ट मेथड दिया गया है। इस मेथड के अंदर इस मेथड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको ऑर्डर पे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे लोग आते हैं, उन्होंने अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है तो ये ऑर्डर पे बनाते हैं और उस जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऑर्डर पे बना रहे हैं। दूसरी ओर क्या होता है, कई इंडस्ट्री सामान को पहले ही बना लेती हैं, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो लार्ज क्वांटिटी में बना लेती हैं, फिर उनको फैक्ट्रीज में बेच देती हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बोतल बनानी है, ठीक है, बोतल बनानी है तो वो ऑर्डर पे नहीं बनाती, वो उनको पहले से ही रेडी कर लेती हैं और बाद में उसको बेच देती हैं। सेकेंड फैक्टर होता है हमारा मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, गैजेट का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं या फिर किसी टास्क को पूरा कर रहे हैं, ये उससे रिलेट करता है। ऑटोमेशन इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। क्यों है? क्योंकि इसमें ह्यूमन की जो थिंकिंग होती है उसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए जो ऑटोमेशन है वो हमारी एडवांस्ड स्टेज है मैकेनाइजेशन की। जो हमारी ऑटोमेटिक फैक्ट्री होती हैं, ये फीडबैक से और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से ही चीज़ों को डेवलप करती हैं, ठीक है, उनको उनकी जो थिंकिंग पावर होती है कंप्यूटर की, उसको बढ़ाती हैं और जो कि आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी रिसर्च होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है, इनके द्वारा हम प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, ठीक है, और वेस्ट कम करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतने बनाते हैं और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और जिससे हमारा पोल्यूशन है वो भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। Modern manufacturing is characteristic by the complex machine technology and extreme specialization and division of labor for the production more good and less effort but low cost। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। और दूसरा है हमारा एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स एंड लो कॉस्ट। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसे स्पेशलाइज लेबर लिए जाते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती हैं। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है हमारा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ठीक है,
प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अनइवन ज्योग्राफिकल डिवीज़न। यहाँ पे बताया है कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ये बहुत कम प्लेस पे ही सेटल हैं। ये हमारी वर्ल्ड का सिर्फ 10% जो होता है, 10% ही लेती हैं। मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री है सिर्फ 10% पे सेटल हैं। और जिन कंट्रियों में सेटल होती हैं वो कंट्री इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर से, मतलब उन कंट्रियों का मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती है, वो उसका सेंटर हो जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बताया है जिससे आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है, जिसका एरिया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, जिससे 4 जो हमारे फार्म होते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, ये एरिया है अमेरिका में। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेके बताया है। ठीक है, और यही एरिया है इंडिया में। इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 खेत बन सकते हैं, फार्म बन सकते हैं। ठीक है, और इन फार्म में 10 से 20 लोग काम करते हैं। ठीक है, जो कि 50 से 100 लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अमेरिका की कंट्री में उसी एरिया के अंदर उसी एरिया के अंदर कितने सारे वर्कर, थाउजेंड ऑफ वर्कर काम करते हैं। ठीक है, अब जगह तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अर्बनाइजेशन है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के उन्हीं एरिया के अंदर 4 हमारे फार्म बन सकते हैं, और जिसमें सिर्फ 10 से 20 लोग काम करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्री चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो लोकेशन को क्यों चूज़ करती हैं। इंडस्ट्री मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम एंड सम ऑफ द फैक्टरीज इन्फ्लुएंसेस द। देखो यहाँ पे आपको फैक्टर दिए गए हैं, फैक्टर से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस टू मार्केट। मार्केट जो है फैक्टर, ये बहुत मार्केट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सामान की डिमांड हो। ठीक है, और लोग उस सामान को खरीदने के लिए एबल हों। ठीक है, ताकि उस सामान को ईजिली बेचा जा सके। और जो हमारे छोटे एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मार्केट होते हैं। ठीक है, और जो डेवलप्ड रीजन है हमारे ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, प्रो द लार्ज ग्लोबल मार्केट आर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज़ वेरी हाई। यहाँ जो ये कंट्री है, इनकी जो परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज मार्केट। और जो ये कंट्री हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मार्केट होती हैं। सम इंडस्ट्री सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव अ ग्लोबल मार्केट। द आर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको 2 इंडस्ट्री के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको याद करना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हमारी जो इंडस्ट्री होनी चाहिए वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पे उन्हें सस्ता और इजी से ट्रांसपोर्ट होने वाला सामान मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे है कच्चा माल और ये बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से अगर जाने में ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, जिससे कोई भी सेविंग नहीं होती। लेकिन दूसरी तरीके से अगर वही इंडस्ट्री कच्चे माल के पास होती है तो यहाँ पे इजी टू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इंडस्ट्री वही होनी चाहिए जहाँ पे उन्हें
जहाँ पे उन्हें सस्ता, भारी और ग्रेट क्लोथिंग मटेरियल मिल सके। और यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पे इन्हें कच्चा जो माल है वो आसानी से मिल सके। यहाँ पे सिर्फ वही बताया, और यहाँ पे आपको एग्रो प्रोसेसिंग एंड डायरी प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द, तो यहाँ पे आपको वही बताया कि जो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट वही होने चाहिए जहाँ पे उन्हें आसानी से दूध मिल सके। और एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहाँ पे होता है, फार्म में। मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो फार्म के पास होने चाहिए, और जहाँ से मिल्क सप्लाई होता है वो भी उनके पास होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको मिल्क इजीली मिल सके। इतना मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है। एसेस टू लेबर सप्लाई, यहाँ पे आपको बताया गया है कि लेबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, स्किल्ड वर्क जो लेबर होंगे तो काम बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आज के टाइम में, ठीक है, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, इनकी वजह से जो हमारे लेबर हैं, ठीक है, वो कम हो गए हैं। अब अब लोग मशीनों पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है, मशीनीकरण पे क्या हो गया, डिपेंड हो गए हैं, इस वजह से लेबर की ज़रूरत नहीं होती। एसिड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इंडस्ट्री वही होनी चाहिए जहाँ पे उन्हें पावर मिले, एनर्जी मिले, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इसके लिए क्या होना ज़रूरी है कि जहाँ पे उनको कोल ईजिली मिल सके। Today, hydroelectricity and the petroleum are also important source of energy for the many industries. अगर हमें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री खोलनी है तो हमारा ज़रूरी है कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पेट्रोलियम हो। नेक्स्ट है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पे भी आपको यही बताया गया है कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो चीज़ों को मूव करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होगा। देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको सिर्फ यही बताया है कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि एक मिनट रुको। Speedy and the efficient transport facility to carry the raw material to the factory and move to the finished good to the market are the essential for the development of industry। अगर किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को बनाना और उनको बनाने के बाद मार्केट पे भेजना ज़रूरी है, और ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लोकेशन पे भी। वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका have a highly developed transport system which has always include the concentration of industry in these area। मतलब जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न ऑफ अमेरिका है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉडर्न इंडस्ट्री इज़ inseparably tied to transport system। Improvement in the transportation lead to the integrated economic development and the regional specialization of the manufacturing। अगर वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तभी किसी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी होगी। Communication is also an the important need for the industry for the exchange of एंड द मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, कम्युनिकेशन संचार जो है वो भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि government adopt the regional policies to promote the balanced economic development and has set up the industry in a particular area। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री को एक
पर्टिकुलर एरिया में सेट होने के लिए, मतलब उनको बैलेंस करती है कि किस इंडस्ट्री को किस एरिया में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट है access to agglomeration economies link between industries. Many industries benefit near from the nearness to a lead industry. देखो यहाँ इसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर इंडस्ट्रियों में आपस में लिंकेज होगी, अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो वो उन सब के लिए, अगर जैसे यहाँ पे 4 इंडस्ट्री हैं, ठीक है, यहाँ पे कच्चा लोहा आता है, ठीक है, यहाँ पे उसको फिल्टर किया जाता है, यहाँ से सामान बनाया जाता है और यहाँ इस इंडस्ट्री में उसको बेचा जाता है। तो इससे क्या होगा कि सारी जो इंडस्ट्री हैं उनको बेनिफिट होगा, इसको भी हो रहा है, 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 ठीक है। एंड इसके बाद आपको बताया गया फुटलोजेस इंडस्ट्री। फुटलोजेस इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। ये कहीं भी सेट हो सकती हैं, ये कच्चे माल पे डिपेंड नहीं रहती हैं, ठीक है। दिलाजल डिपेंड होता है, ये ऐसी चीज़ों पर डिपेंड होती हैं जहाँ पे वो चीज़ें उनको ईजिली मिल सकती हैं। दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर ऑफ फोर्स। दे आर नॉट जनरली नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। दे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो यहाँ पे इनके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि रोड नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, इनके लिए ज़रूरी है कि रोड नेटवर्क जो सिस्टम है वो इनके लिए अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं ये कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, लेबर होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं और ये इन चीज़ों को कहीं भी ऑब्टेन कर लेते हैं। इनके लिए कच्चा माल ज़रूरी नहीं होता है। अगर इसका एग्जांपल पूछे तो इसका एग्जांपल है डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। आई होप कि आपको ये हाफ चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू गाइस।